हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये। और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक लेप्चा फोक सॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये लेप्चा फोक सॉन्ग दिया हुआ है। ये लेप्चा क्या होता है? लेप्चा एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है जो इंडिया में सिक्किम और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में यूज़ की जाती है। इंडिया के बाहर ये नेपाल और भूटान में भी इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेप्चा एक ट्राइब भी है जो हिमालयन रेंज में रहते हैं और इंडिया में ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रहते हैं। ठीक है, इंडिया में लार्जली ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग में रहते हैं और इंडिया के बाहर ये भूटान में भी रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि ह्यूमंस जो है वो इस प्लैनेट अर्थ को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है, वो चाहे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, या कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट और ब्लू व्हेल्स हो, सबके साथ हम शेयर करते हैं। हम इसे ट्रीज मतलब फ्लोरा फौना सबके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमंस होते हैं और इसके साथ साथ जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब मिलके एक इकोलॉजिकल सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं जहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। सॉरी। तो देखिए, हमें पता है कि फॉरेस्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फॉरेस्ट क्या है, ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है उसके ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके, और प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं। तो देखिए कि कहीं ना कहीं लिंक है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं और फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमें पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये बहुत वास्ट है, अलग अलग स्पीसीज हैं और एक एक स्पीसीज में बहुत सारे सब स्पीसीज भी हैं। तो एक पूरी डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ में। कह ले मतलब कि चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, सब हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, ये पूरे डाइवर्स सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं जहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसीज होती है। और जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसमें अलग अलग सिस्टम में अलग अलग सिस्टम के आपस में मल्टीपल नेटवर्क होते हैं इंटरडिपेंडेंसीज की। ठीक है, मतलब ये है कि देखिए कि चाहे वो एक प्लांट हो, उस प्लांट की भी बहुत सारी स्पीसीज है, उनकी सब स्पीसीज भी हैं। ठीक है, अगर कोई जानवर है तो उसकी स्पीसीज है, उनके सब स्पीसीज भी है। ठीक है, तो ये सारी स्पीसीज अलग अलग एक हम कह सकते हैं कि अगर अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, और ये अलग अलग सिस्टम जो है ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है आपस में। तो एक मल्टीपल नेटवर्क है इंटरडिपेंडेंसीज की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें पता है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं या प्लांट्स हैं जो हमारी एरिया के लिए यूनिक है, वो वर्ल्ड की किसी और जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए डाइवर्सिटी की, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज है उसका 8% इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो जो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज़ है ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म्स में, उसमें से एक है। ठीक है, अब देखिए कि अगर मतलब हम ये बात करें कि इंडिया में 8% है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, वर्ल्ड के स्पीसीज के, सॉरी मतलब वर्ल्ड के में जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं उसका 8% जो है वो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, ये अगर इसका एस्टिमेशन निकाला जाए तो ये अराउंड 1.6 मिलियन होगा। और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका अभी तक पता भी नहीं चला है, मतलब अभी तक हमने उसकी डिस्कवरी भी नहीं की है। ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें इन स्पीसीज़ का, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए, हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने इस चीज़ को कभी नहीं समझा और नहीं कभी इतनी इम्पोर्टेंस दी, इसलिए हम इतने इनसेंसिटिव हो गए इन चीज़ों को लेकर के कि आज हमारा इन्वायरमेंट जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, और इनकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें से बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज़ हो या
या फिर वो किसी एनिमल की स्पीसीज़ हो, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं, कुछ वल्नरेबल हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आगे हम इनकी कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए कि इंडिया में 81,000 स्पीसीज़ फौना के पाए जाते हैं और 47,000 स्पीसीज़ फ्लोरा के पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 47,000 प्लांट्स की स्पीसीज़ है, उसमें से अबाउट 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज़ है जो इंडिया के में एंडेमिक है, मतलब इंडिया में इंडिजीनियस है, सिर्फ वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, मतलब वो इंडिया में ही बने मतलब हुए हैं, उन्हें कहीं बाहर से नहीं लाया गया, ठीक है। कुछ एस्टिमेट्स जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में जो रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा है उसके 10% और जो रिकॉर्डेड मैमल्स है उसका 20% जो है वो थ्रेटेंड लिस्ट में है, ठीक है। कुछ तो इसमें से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ क्रिटिकल की कैटेगरी में है, कुछ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जैसे कि चीता है, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, और कुछ प्लांट्स हैं जो कि जैसे कि यहाँ पे मधुका इंसिग्नीज है, और ये एक महुआ का वाइल्ड वेराइटी है, और कुछ ग्रास की स्पीसीज हैं, ये सब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कि जब हम यहाँ पे एक्सटिंक्ट की बात करते हैं या फिर कौन सी स्पीसीज थ्रेटेंड है इसकी बात करते हैं, तब तो हम सिर्फ जो विजिबल एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी बात करते हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं या इंसेक्ट हैं उनकी तो हम बात भी नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ का कितना ज़्यादा लॉस हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो लार्जर एनिमल्स हैं इंडिया में, उनमें से 79 स्पीसीज मैमल्स के, 44 बर्ड्स के, 15 रेप्टाइल्स के और 3 एम्फीबियंस के स्पीसीज जो हैं वो थ्रेटेंड है। नियरली 1500 स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड हैं, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इंडिया से ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर इनकी एक्सटिंक्ट होने का रेट अगर देखा जाए ना, तो एक जो एवरेज एक्सपेक्टेड नेचुरल रेट होता है उसका कहीं ना कहीं 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा है ये रेट। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है ना, ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि ह्यूमन एक्टिविटी का कितना बुरा इम्पैक्ट हुआ है इन एनिमल्स पे या इन ऑर्गेनिजम्स पे। अब देखिए कि अगर इन पे इम्पैक्ट हुआ है तो हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट हैं। अगर इन पे बुरा इम्पैक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ पे भी इम्पैक्ट करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेगा। इसलिए ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है, जिससे कि आपको इनके कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना उसकी अहमियत का पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो वेनिसिंग फॉरेस्ट वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट हुआ है फॉरेस्ट कवर पे, उसके बारे में ही कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, ये आप खुद से एक बार देखना। और ये पुराने डेटा है, इसे जो रिसेंट डेटा है उसके साथ कंपेयर करना, तो आपको और भी अच्छे से इसका इम्पैक्ट पता चलेगा, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो ये है कि जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होते हैं ना, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशंस में। मतलब जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो अलग होता है, प्लांटेशन अलग होता है। आपने कुछ प्लांटेशन किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्लांटेशन कर दिया, कुछ प्लांट का प्लांटेशन किया, तो ये क्या करते हैं, ये उसे नेचुरल फॉरेस्ट के रिकॉर्ड के साथ ही उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है ना एक एक्यूरेट डेटा हमें नहीं दे पाती है किस चीज़ की, जो एक्चुअल लॉस हुआ है नेचुरल फॉरेस्ट का उसकी, ठीक है, उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे पाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एनिमल, या ये वल्नरेबल है, या ये इंडेंजर्ड है, इस मतलब इसके हिसाब से, इसके बेसिस पे जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने जो एनिमल्स हैं ये फ्लोरा और फोनास को अलग अलग कैटेगरीज में रखा है, ठीक है, उनके किसको कितने ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है उन सब के हिसाब से। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, ये हम देखते हैं। देखिए ये IUCN का कैटेगरी, मतलब इस हिसाब से क्लासीफाई करते हैं IUCN में। IUCN की जो लिस्ट है वो एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड एंड लिस्ट कंसर्न, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल होते हैं ये थ्रेटेंड लिस्ट में आते हैं, और इनके ऊपर कंजर्वेशन का ज़्यादा काम किया जाता है, ठीक है। जो नियर थ्रेटेंड होते हैं, जो लिस्ट कंसर्न होते हैं, उससे ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं इसको और डिस्क्राइब वे में। देखिए नॉर्मल स्पीसीज़ क्या है, ये वो स्पीसीज़ हैं जिनका पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं हम, मतलब उनके सर्वाइवल के लिए भी वो नॉर्मल है, जैसे कि कैटल है, रोडेंट्स हैं, ये सब नॉर्मल स्पीसीज़ है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होते हैं, ये जो स्पीसीज़ हैं इन्हें एक्सटिंक्शन का खतरा है, मतलब ये ख़त्म हो सकते हैं अगर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, अगर उसके ऊपर काम ना किया जाए तो इनकी सर्वाइवल जो है वो खतरे में होगी और ये एक टाइम पे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इस कैटेगरी में जो आते हैं इंडिया में वो क्या है, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, सांगाई है, ये सारे हैं, और भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो इंडेंजर्ड की लिस्ट में आते हैं। आगे है वल्नरेबल स्पीसीज़, ये कौन से हैं, देखिए इनकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की जो वजह है, जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इनकी पॉपुलेशन के लिए, तो अगर उस पर काम ना किया जाए तो ये एक टाइम पे इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होते होते इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगी और उसके बाद वो क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गैंगेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट, ब्लू शिप एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब कुछ रेयर स्पीसीज़ हैं, ये स्पीसीज़ जो होती हैं ये इनका पॉपुलेशन बहुत कम होता है, ठीक है, और ये ऑलरेडी कम पॉपुलेशन में है और अगर इनके ऊपर काम ना किया जाए, मतलब अगर इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, जो नेगेटिव फैक्टर्स है उसके ऊपर अगर काम ना किया जाए तो ये इंडेंजर्ड या वल्नरेबल की कैटेगरी में आ सकती हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो हिमालयन ब्राउन बेयर है, एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं और भी हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है, देखिए एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ पाई जाती हैं, ठीक है, किसी नेचुरल या जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से वो उस एरिया के बाहर नहीं जा सकी, ठीक है, तो वो उस एरिया के लिए क्या हो जाती है, उस एरिया में के लिए वो एंडेमिक स्पीसीज़ हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अंडमान टील है, निकोबार पीजन है, तो निकोबार पीजन सिर्फ निकोबार में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अंडमान वाइल्ड पिग है, ये सारे क्या है, ये उस जगह के एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या होते हैं, ये ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो जिस जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते थे उस जोग्राफिकल एरिया में जब उन्हें ढूंढा गया तो वो वहाँ पे नहीं मिले, तो उन्हें एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब ये एक्सटिंक्ट के भी अलग अलग कैटेगरी होते, हो सकता है ये एक्सटिंक्ट किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए हों, किसी कंट्री से एक्सटिंक्ट हो गए हों, या किसी कॉन्टिनेंट से ही एक्सटिंक्ट हो गए हों, या पूरे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए हों, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है इसकी भी, ठीक है। अब जैसे कि एशियाटिक चीता है, पिंक हेड डक है, ये स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। देखिए ये जो एशियाटिक चीता होते हैं ना, ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट लैंड मैमल थे, ठीक है, ये यूनिक स्पेशलाइज मेंबर थे कैट फैमिली के। इनकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर तक होती थी, ठीक है। हम जनरली लेपर्ड और चीता में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए चीता जो होती है ना, उनके फेस पे टीयर ड्रॉप शेप की एक लाइन होती है नोज के दोनों साइड से। मैं आपको उसकी फिगर दिखाती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये चीता है, यहाँ पे ये टीयर ड्रॉप जैसा जो ये शेप है ना इनके यहाँ से लिप्स के पास से यहाँ पे, और इस साइड भी, दोनों साइड होते हैं, तो ये अगर है तो ये चीता है, ठीक है। तो 20th सेंचुरी से पहले चीता जो है वो अफ्रीका और एशिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन इनका डिक्लाइन हो गया, इनकी पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो गया, अब ये नियरली एक्सटिंक्ट हैं। और इनके एक्सटिंक्ट होने की वजह जो है वो जो उनके अवेलेबल जो हैबिटेट है और प्रे है उसमें डिक्लाइन हुआ है, उसकी वजह से इनमें भी इनकी पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये इस स्पीसीज़ को 1952 में ही इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। देखिए अगर हम ये बात करें कि आखिर ऐसी क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये फ्लोरा और फौना में जो डिप्लीशन हो रहा है, इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है। हमने देखा है कि हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का, जिसकी वजह से ये आज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स के लिए या फिर मीट के लिए या फिर लेदर के लिए हम वाइल्ड लाइफ को का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। हम जो फॉरेस्ट है उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लकड़ी के लिए, और एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा है वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को, जिसकी वजह से इनका डिप्लीशन हुआ है। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इंडियन फॉरेस्ट का जो डिप्लीशन हुआ है वो कॉलोनियल पीरियड में हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे रेलवेज़ का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का डिप्लीशन हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आज तक हम एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशंस कर रहे हैं, हम माइनिंग्स कर रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी, और बहुत सारे फॉरेस्ट को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट जो है हम सिर्फ कॉलोनियल एरा को ब्लेम नहीं कर सकते, ये इम्पैक्ट आज भी पड़ रहे हैं और आज भी हम एक्सप्लॉयटेशन कर ही रहे हैं। ठीक है, 1951 से 1980 के बीच जो अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देखें तो ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में इंडिया में। ठीक है, और जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ, जो सॉइल्स हैं वो डिग्रेडेड हो गए, क्योंकि वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो जूम कल्टीवेशन है, जो एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का टाइप है, उसकी वजह से क्या होता था कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, सॉइल्स डिग्रेड हुए। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि कॉलोनियल टाइम में इंडिया में कुछ फेवर्ड स्पीसीज़ के प्रमोशन के लिए मतलब सिर्फ उनके प्रमोशन के लिए सिर्फ उनका ही प्लांटेशन किया गया, जिसकी वजह से जो दूसरे स्पीसीज़ थे वो एलिमिनेट हो गए इन्वायरमेंट में से। मतलब कि जो जिन स्पीसीज़ की कमर्शियल यूजेज थी या मतलब कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज़ जो थे उनका इतना एक्सटेंसिवली प्लांटेशन हुआ, जिसकी वजह से दूसरे स्पीसीज़ जो हैं उनका प्लांटेशन नहीं हो पाया, या फिर उनका डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, उन्हें काट के हटा दिया गया। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा इन्वायरमेंट पे। ठीक है, और इस तरह के प्लांटेशन एक्टिविटी को उस टाइम पे इनरिचमेंट प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो टीक मोनोकल्चर है उसने साउथ इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट को बहुत डैमेज किया। हिमालय में जो चीर पाइन का प्लांटेशन था उसने हिमालयन ओक को और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को रिप्लेस कर दिया। रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट क्या होते हैं, अब ये देखिए ऐसे होते हैं रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो इसमें जो फॉरेस्ट में जो प्लांट स्पीसीज़ है वो ये प्लांट स्पीसीज़ है। ठीक है, ये एक मतलब कि एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज़ है। ये जो रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट होते हैं इसमें ऑलमोस्ट 1024 स्पीसीज़ होते हैं वुडी प्लांट्स के, फ्लावर प्लांट्स के। ठीक है, ये हीथ फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसमें से कुछ एवरग्रीन होते हैं और कुछ डेसिडुअस भी होते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक क्या है ये देखिए, उसमें से ये एक फ्लावरिंग प्लांट उसी ये रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज़ का ही प्लांट है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है डिफॉरेस्टेशन पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लें सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर किया गया था रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश में, और उसमें 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था। मतलब उस 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो थे वो इम्पैक्टेड हुए थे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो फॉरेस्ट मतलब ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या माइनिंग होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है किसी भी टाइगर रिजर्व पे या फिर किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उन सब चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, अगर हम मतलब कि अगर हम ये डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो
अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिप्लीशन पे वो ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन से है। लेकिन देखिए कुछ का ये कहना है कि फ्यूल वुड कलेक्शन जो है उसके लिए पूरे की पूरे पेड़ों को नहीं काटा जाता, ठीक है। उसमें है कि कुछ सूखी टहनियों को काट दिया जाता है, या फिर जो नीचे गिरे हुए सूखी टहनियाँ होती है उसको कलेक्ट कर लेते हैं लोग फ्यूल वुड के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका इम्पैक्ट तो होता ही है, वो तो साफ साफ दिखता है, क्योंकि उससे एक बहुत बड़े बड़े एरियाज को इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये हिमालयन यू की बात की जा रही है, ठीक है। ये क्या है? ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है टक्सोल बोल के, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस प्लांट के बार्क, नीडल्स, ट्विग्स और रूट से, ठीक है। और ये जो केमिकल कंपाउंड है इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, और ये एक सक्सेसफुली यूज़ किया जा रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये एक एंटी कैंसर ड्रग की को बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से इस स्पीसीज़ को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पिछले कुछ डिकेड में जो यू ट्रीज़ है इसके मतलब थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज़ जो है उनको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से में काटा गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है। ये है, ऐसा दिखता है ये हिमालयन यू, ठीक है। तो इससे ही एक एंटी कैंसर ड्रग बनता है, ठीक है। जो केमिकल कंपाउंड टैक्सोल है वो इससे ही क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर, ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्लाइन हुई है, ठीक है। कुछ जो दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के, वो होते हैं अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज और डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबींग। मतलब ये है कि जो ओवर पॉपुलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज जो होती है ना, उनको ज़्यादा ब्लेम किया जाता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो एक एवरेज अमेरिकन जितना कंज्यूम करता है रिसोर्स को, वो कहीं एक एवरेज सोमालियन जितना कंज्यूम करता है उसका 40 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। सिमिलरली इंडियन सोसाइटी में अगर देखा जाए तो जो रिचेस्ट 5% है वो इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को, वो जो पुअरेस्ट 25% है उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो रिचेस्ट 5% है वो जो पुअरेस्ट 25% जितना कंज्यूम करते हैं उससे भी ज़्यादा वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जिसने ज़्यादा कंज्यूम किया ऑब्वियसली इकोलॉजिकल डैमेज उसने ज़्यादा किया, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। रिस्पॉन्सिबल किससे ज़्यादा ठहराया जाता है, जो जिसने ज़्यादा इस्तेमाल किया ही नहीं है उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमें ये समझना है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हमने कंज्यूम किया है तो उस इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनती है, ठीक है। अब देखिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो इंडिया का जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसका जो हाफ है उससे ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो वेटलैंड्स है उसका 1/3 जो है वो ड्रेन्ड आउट हो गया है, सूख चुका है। जो 70% वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूटेड है, ठीक है, जो सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं। 40% मैंग्रोव्स वाइप आउट हो गए हैं। और जो कंटिन्यूअस हंटिंग और वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड चल रहा है, कमर्शियल वैल्यूएबल प्लांट्स का जो ट्रेड चला है, इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार कौन है, हम हैं, ह्यूमन्स हैं इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार, क्योंकि हमारी ग्रीड जो है वो दिन के दिन बढ़ती जा रही है और इसे सेटिस्फाई कर पाना मुश्किल है, ठीक है। देखिए ये जो फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है,
क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल लॉस है ना, ये कहीं ना कहीं को रिलेटेड होता है लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ मार्जिनलाइज्ड इंडिजिनस फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के लिए। और गरीबों में जो ये डिस्ट्रक्शन है ना, इसका इम्पैक्ट मेन के कंपैरिजन में वुमेन पे ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्यूल, फॉडर, वाटर, ये कुछ भी बेसिक जो सब्सिस्टेंस नीड है उसको कलेक्ट करना। और अगर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही है तो वुमेन को बहुत लंबा चल के जाना पड़ता है ये रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वुमेन्स में, ठीक है। और वो घर को, बच्चों को ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से अक्सर क्या कहते हैं कुछ सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो वर्क आवर है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उनकी लाइफ पे पड़ रहा है। और जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है जो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, वो है सीवियर ड्रॉट है, डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस फ्लड्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा इम्पैक्ट गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अब ये गरीबी जो है, पोवर्टी जो है, वो इस केस में इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का डायरेक्ट आउटकम है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वायरमेंट सबको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए कंजर्वेशन का होना मतलब ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है इसे हम ना सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसे भी इसी पार्ट में कवर करूँ तो वीडियो एक तो बहुत लंबी हो जाएगी, और दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसे मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और आई होप कि अब तक मैंने आपको जो भी समझाया वो सब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सेकेंड वीडियो में भी हमारे साथ जुड़ोगे, ठीक है। तो आगे मिलते हैं अब सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।